भारत की न्यायिक व्यवस्था। भारत की न्यायिक व्यवस्था। ओके, इसमें पहला पॉइंट है न्यायपालिका के विभिन्न स्तर। न्यायपालिका विभिन्न स्तर। सेकंड है संघीय न्यायपालिका। उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की अहर्ताएँ, न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। ओके, न्यायाधीशों की हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। न्यायाधीशों हटाए। अब जो पहला पॉइंट है हम उसमें इस बारे में देखते हैं। जो न्यायपालिका के विभिन्न स्तर हैं इसके बारे में बात करें तो ये न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान भारत का उच्चतम न्यायालय का है। किसका है? सर्वोच्च स्थान भारत के उच्चतम न्यायालय का है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, या ठीक है उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में उच्चतम स्थान सुप्रीम कोर्ट का है, उसके बाद में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, और उसके बाद में जिला या सत्र न्यायालय की बारी आती है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से, अर्थात उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका, उच्चतर मतलब हायर जुडिशरी कहा जाता है सम्मिलित रूप से। किसको? सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट बराबर क्या हो गया? उच्चतर न्यायपालिका या हायर जुडिशियरी। ओके, ये हो गया। तो वही उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को क्या कहा जाता है? जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके नीचे जो सभी न्यायालय है उनको क्या कहा जाता है साथियों? तो हमारे कहा जाता है उनको न्यायपालिका या उनको अधीनस्थ न्यायपालिका क्या कहा जाता है? उनको निम्न या लोअर जुडिशरी या अधीनस्थ न्यायपालिका कहा जाता है। इसके बाद जितने भी 7 के नीचे होते हैं अधीनस्थ या सब ऑर्डिनेट जुडिशरी कहा जाता है। निम्न न्यायपालिका के कई उप स्तर भी होते हैं। जो निम्न न्यायपालिका होते हैं उसके कई उप स्तर होते हैं, जैसे कि जिला एवं सत्र न्यायालय, फिर उसके नीचे भी उसके सब ऑर्डिनेट या अधीनस्थ 2-3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। सभी निम्नतर न्यायपालिका, इसमें क्या कहा? जो सभी जितने भी निम्नतर न्यायपालिका हैं, जो जिला या सत्र न्यायालय या उससे नीचे वाले न्यायालय, ये प्रशासनिक दृष्टि से तो उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। अर्थात ये जो सभी निम्नतर न्यायपालिका हैं ये प्रशासनिक दृष्टि से जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के प्रत्यक्ष नियंत्रण अर्थात वह सारे काम प्रशासनिक रूप से हाई कोर्ट उन पर किसी प्रकार दिशा निर्देश दे सकते हैं। अर्थात उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील सुनने के साथ साथ इनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। अर्थात जो हाई कोर्ट होता है ना, वो जो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या निम्नतर न्यायाधीश होते हैं या लोअर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये इनकी अपील सुनने के साथ साथ क्या इनके जो प्रशासनिक संबंधित निगरानी में कौन रखता है? हाई कोर्ट रखता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या जो उच्च न्यायालय की न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का अधीन होता है, देखो, और हाई कोर्ट है ना वो न्यायिक दृष्टि से, ये देखो ये हाई कोर्ट हो गया, ये जो न्यायिक दृष्टि है ना, इसके न्यायिक दृष्टि से तो ये हाई सुप्रीम कोर्ट के क्या होता है? अधीन होता है, ठीक है ना। परंतु इसमें ये ध्यान रखनी है, जो परंतु है ना, इस पर विशेष ध्यान देना। परंतु प्रशासनिक दृष्टि से ये सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में नहीं होता, अर्थात ये अपना प्रशासन स्वतंत्र संभालने के लिए इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अपने बाध्यता नहीं है। जबकि हाई कोर्ट के नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय उन पर हाई कोर्ट की न केवल न्यायिक दृष्टि से वह उनके अधीन होते हैं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी हाई कोर्ट के सभी अधीनस्थ न्यायालय वह हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। ये बात ध्यान रखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टि से अधीन होता है, ना कि प्रशासनिक दृष्टि से, ठीक है। परंतु हाई कोर्ट के नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वे सुप्रीम कोर्ट के अधीन प्रशासनिक दृष्टि से नहीं होते हैं। अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं, ठीक है, ये ओके।
पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं। अब ये पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बदला जा सकता है। भाई हाई कोर्ट है ना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों को बदल सकता है, सब पता होना चाहिए आपको। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी करता है और उनका ट्रांसफ़र भी यानी स्थानांतरण भी कर सकता है, तथा प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के में प्रशासन लेवल पर कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। ओके साथियों, न्यायपालिका के अलावा देखो, न्यायपालिका के अलावा कुछ अधिकरण, ये जो अधिकरण होते हैं जिसको ट्रिब्यूनल्स भी कहते हैं, विशेष ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो किसी विशेष विभाग या किसी विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखते हैं कि के लिए इनकी स्थापना की गई, जिनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भाग 14 का जोड़कर 323 क तथा 323 ख क्या किया है, 323 ख, ठीक है। ये जो अधिकरण होते हैं या ये किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े होते हैं, इनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भाग 14 के अनुच्छेद 323 क और 323 ख में क्या गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, अब इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, देखो अधिकरणों की तरह कुछ आयोग भी क्या होते हैं, किसी विशेष विभाग या विषय से जुड़े होते हैं। आयोग या बोर्ड या फॉर्म कार्यरत होती है, जिनका कार्यशैली अधिकरणों की काफ़ी समान होती है। कार्यशैली कैसे होती है, अधिकरण समान होती है, अर्थात ये भी किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेना, और सॉरी ये पॉइंट हमारा नहीं है। न्यायपालिका के प्रयोग से विकसित कुछ संस्थाएं जैसे लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल किशोर अदालत, फास्ट ट्रैक, लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल किशोर अदालत, फास्ट ट्रैक, मोबाइल कोर्ट, ये अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संघीय न्यायपालिका, जिसमें सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, हम इसको ज़्यादातर SC से व्यक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान ये याद रखना है आपको। ठीक, इसमें क्या है, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित किए गए। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके ये जो संविधान का भाग कौन सा है, 5। ठीक है, इसमें अध्याय कौन सा है, अध्याय 4, और अनुच्छेद है 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट के गठन किस के बारे में बताया हमें, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके न्यायिक क्षेत्र क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी प्रक्रिया कैसे के बारे में उल्लेख किया गया। कहाँ क्या किया है, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में संविधान जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसके गठन के बारे में, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के बारे में और उसका न्यायिक क्षेत्र क्या है उसके बारे में बताया गया है। देखो, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम, क्या, भारत शासन अधिनियम 1935, क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 28 जनवरी 1950 में किया गया था। इसमें तारीख नहीं लिखी है, मैं लिख देता हूँ आपके, 28 जनवरी 1950। ओके, जहाँ समझ में नहीं आए आप बोल देना और फालतू में शोर शराबा मत करना। ठीक है, ये वीडियो विशेष कर हमारी सहपाठी के लिए बनाया जा रहा है, जिसका नाम M से शुरू होता है और A पर ख़त्म होता है। ओके, ये ठीक है। देखो, 28 जनवरी 1950 में इसका उद्घाटन किया गया था। किस अधिनियम के तहत, सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो
भारत शासन अधिनियम, ऐसे भी लिख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935, और एक तरफ लिखा होगा भारत शासन अधिनियम 1935, तो अच्छा भला इंसान कंफ्यूज हो ही जाएगा, क्योंकि उसको तो 1935 तो अच्छे से याद है, पर परिषद या शासन वो याद नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम, ना कि भारत परिषद अधिनियम। ओके, सवाल में इस तरह की कन्फ्यूजन की जा सकती है, तो हमें गहराई के में जाना है, ना कि चौड़ाई में। ओके, तो 1935 भारत शासन अधिनियम और 28 जनवरी 1950। ओके, 28 जनवरी। देखो, स्थापना की गई, इसको ना संघीय न्यायालय भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फेडरल कोर्ट का प्रतिरूप है। ये संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय, अर्थात अंतिम अपीलीय न्यायालय से यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि हाईकोर्ट में आपकी कोई केस चल रहा है और वो खारिज हो जाता है, या फांसी की सज़ा हो जाती है, या किस प्रकार फैसला किया जाता है, पर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में फिर अपना अपील दायर कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी प्रकार से यदि कोई फैसला दे दिया, तो फिर इससे आगे आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है इसमें, यदि दो जजों की बेंच ने आपको फैसला दिया, तो आप 4 जजों की बेंच में वापस अपील कर सकते हैं, पर इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी होता है, जब एक जज की बेंच आपको कोई फैसला देती है और आप उससे असंतुष्ट होते हैं, तो आप 2-3 जजों की बेंच में भी जा सकते हैं। पर ये आम आदमियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, विशेषकर ये बड़े लोगों के लिए होता है, जैसे कि अभी ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विवाद चल रहा है, और स्पीकर हाई कोर्ट गए हैं, इधर सचिन पायलट भी हाई कोर्ट गए हैं, फिर ये दोनों सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। तो ठीक है, उच्चतम न्यायालय आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह उच्चतम न्यायालय देता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। ओके, और ये सलाह राष्ट्रपति के मांगने पर देता है, और ये सलाह, एक तो राष्ट्रपति सलाह को क्या करते हैं? मांगते हैं। ठीक है, मांगते हैं, फर्स्ट चीज़ तो ये याद रखो। दूसरी, ये सलाह जो राष्ट्रपति पर है ना, बाध्यकारी नहीं, ये याद रखना है। ऐसा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह दी, राष्ट्रपति बाध्यकारी का यहाँ पर अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे माने या नहीं माने, ये उनकी स्वतंत्रता है। ओके, और अब है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत का मूल संविधान में अनुच्छेद, देखो जो भारत का मूल संविधान है, जब इसकी प्रथम बार स्थापना की गई, कि अनुच्छेद 124A के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होएगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, देखो इसमें बोला कि एक तो भारत के जो मूल संविधान के गठन के बारे में हमें जो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 124A से। कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 124A से हमें सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 124A में क्या लिखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और उसका एक तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अर्थात टोटल कितने न्यायाधीश थे? 8, जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। और जब तक संसद विधि द्वारा, ये देखो ध्यान देना, संसद में दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसका आगे क्या दिया है? विधि के द्वारा अधिक संख्या विहीन नहीं करती, तब तक संख्या यही रहेगा। अर्थात संसद संख्या बढ़ा सकती है, जैसे कि बढ़ाई भी है, और वर्तमान इसकी संख्या कितनी है साथियों? सुप्रीम कोर्ट के जजों की 31, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है, 31 संख्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। संसद ने यह संख्या कैसे बढ़ाई? विधि के द्वारा। ये नोट पर हम ध्यान देते हैं, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायपालिक न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती हैं। देखो संसद, जैसे यहाँ पे लिखा है कि संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती हैं विधि के द्वारा। ठीक है, और कम भी करने का अधिकार है, पर 7 से अधिक जो जज है उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकती। जैसे कि वर्तमान 31 जज हैं, और यदि न्यायपालिका को लगता है कि ये जजों की संख्या अधिक है, चूँकि ऐसा नहीं है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कम से कम 50 से 60 होनी चाहिए। ठीक है, और हाई कोर्ट के भी 500 से अधिक पद रिक्त हैं। फिर भी लगता है तो वह एक साथ 7 जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को संसद विधि के द्वारा हटा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये ठीक है ना, कम करने का अधिकार नहीं है, 7 से कम करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मूल संविधान, ये देखो यहाँ पे यदि सवाल पूछा जाता है
कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। देखो सवाल पर ध्यान देना है। अभी ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 31 है, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 1 + 7। ओके, थोड़ी सी इन चीज़ों की बारीकियों पे ध्यान देना। काफ़ी लोगों के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, पर बारीकी ध्यान में ना होने के कारण वे सवाल को गलत करा जाते हैं। हमें सवाल की प्रकृति को समझना है। जब किसी चीज़ की प्रकृति समझ में आ जाती है तो हम उसको चाय जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे आप? उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो होगी इनके मूल से। वो देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है, मूल संविधान में कितनी संख्या थी, मूल संविधान में 8 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या 31 है, जिसमें 1 तो मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। और अब इनको न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यायाधीश को नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया। देखो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 124(2) में नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके तहत जो अनुच्छेद 124(2) क्या कहता है, हमें कहता है कि राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या देखो ध्यान से पढ़ो, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके, ठीक है, परामर्श करके अपने हस्ताक्षर, फिर एक साइन करता है, इन दोनों से परामर्श करके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से परामर्श करके और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अर्थात जब राष्ट्रपति किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं तो उन्हें अपने साइन सहित एक अधिपत्र देते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, देखो ये जो टॉपिक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की तो ये नियुक्ति हो गई, और अन्य न्यायाधीश के संदर्भ में राष्ट्रपति साहब है ना, बाद के एक तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। यहाँ पे आवश्यक लिखा, अर्थात राष्ट्रपति ऐसे किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं ली। अब यहाँ पे परामर्श शब्द का भी आपको आगे विस्तार से वर्णन मिलता है। परामर्श देखो अनुच्छेद 124(2) जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बताता है। जो परामर्श शब्द है जो कि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है मुख्य न्यायाधीश लेने, उसके बारे में हमें यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, अर्थात मुख्य न्यायाधीश से नहीं है, इसका तात्पर्य अनेक न्यायाधीशों से हैं। अब ये अनेक न्यायाधीशों में कौन कौन आता है, अनेक न्यायाधीशों में सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल है, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश तथा इन 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश को मिलाकर एक मंडल बनता है जिसको कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं, और वर्तमान में इसी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। याद रखना, कॉलेजियम व्यवस्था जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, और किसी भी जज को नियुक्त करने में मुख्य न्यायाधीश की परामर्श अत्यंत आवश्यक है। अर्थात वे जब किसी जज पर अपनी परामर्श से असहमत होते हैं तो उस जज की नियुक्ति नहीं की जा, उसे जज के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमने परामर्श के बारे में पढ़ा, हमने कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में पढ़ा, ठीक है। परामर्श, राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए, और इस मंडल में भावी मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्यता, ये देखो भावी मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्यता शामिल होनी चाहिए। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता और वरिष्ठता के द्वंद्व के संदर्भ में वरिष्ठता को आधार माना गया है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में एक लंबे समय से एक द्वंद्व चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाए या वरिष्ठता के आधार पर। वर्तमान में साथियों याद रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अपनी वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, अर्थात जो सबसे वरिष्ठतम जज होगा सुप्रीम कोर्ट में उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, ठीक है। और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। ये सवाल पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वर्तमान में किसके आधार पर की जाती है, तो
किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे की जाती है? तो कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, ठीक है। और आधार क्या है उसका? योग्यता क्या है? तो योग्यता उनकी वरिष्ठता है, वरिष्ठता। ओके, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था जैसे मैंने आपको बताया था। कॉलेजियम व्यवस्था कौन कौन होते हैं? एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, याद रखना, को अपनाया गया है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, शब्द को ध्यान से पढ़ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कौन लेके आया था? संसद के द्वारा इसको लेके आया गया था। संसद अर्थात दोनों सदनों में पारित करके राष्ट्रपति के साइन के द्वारा इसको एक अधिनियम भी बनाया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है वह कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। और नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 124(2). ओके, अब हम कॉलेजियम व्यवस्था, देखो कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में तुलना करते हैं थोड़ी सी। कॉलेजियम व्यवस्था में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ठीक है। 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। कुल सदस्य संख्या 5 है, जिसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है। ये शब्दों पर ध्यान देना है, मुख्य न्यायाधीश तथा 4 जो अन्य जज है ना वे वरिष्ठतम, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर 4 जज मुख्य न्यायाधीश के अलावा। तीसरा क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होना चाहिए। आम सहमति अर्थात जो 5 है उसमें से 3/2, ठीक है, 3:2 होना चाहिए। परंतु इसमें जो ये आम सहमति, उसमें 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जा सकती। और यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति, अर्थात आम सहमति अर्थात 5 की सहमति होनी चाहिए। सॉरी, मैं गलत था, इसमें आम सहमति का अर्थ है 5 की सहमति होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि कॉलेजियम में यदि मान लो कोई 2 न्यायाधीश भी किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं तब भी राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जा सकती। आम सहमति का अर्थ क्या है? 5 की आम सहमति से है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति नहीं दी जाती। कॉलेजियम के निर्णय के में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये कॉलेजियम जो निर्णय है उसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। ओके, हाँ, इनका निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए, ये भी बात याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं अब हम इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं जो राष्ट्रीय, ये देखिए ये जो है ना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें क्या है? इसमें 6 सदस्यों के बारे में बताया गया है। इन 6 सदस्यों में कौन कौन होंगे? एक तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि अध्यक्ष होंगे इस आयोग के, जो कि अभी वर्तमान में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, जो इसकी अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जिसमें से एक सदस्य के रूप में भारत का कानून व न्याय मंत्री और 2 प्रख्यात। 6 सदस्यों में से एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए, ठीक है। एक सदस्य के रूप में जो भारत के जो कानून एवं न्याय मंत्री होगा और 2 प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन का प्रावधान है। 2 प्रख्यात व्यक्ति, अब यहाँ पे जो 2 प्रख्यात व्यक्तियों के बारे में क्या बताया गया है? ये 2 हस्तियों का चयन कौन करेगा? ये जो 2 प्रख्यात, इनका चयन कौन करेगा? एक 3 सदस्यीय समिति करेगी। कौन करेगी? 3 सदस्यीय समिति करेगी, जिसमें से एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक लोकसभा के नेता विपक्ष होंगे, ठीक है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जो शामिल थे या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जो भी शामिल हो, ठीक है। अब इसमें क्या समस्या? ये देखो, ये जो प्रख्यात व्यक्ति में से किसी एक का चयन अनुसूचित जाति, प्रख्यात व्यक्ति में भी किसी एक का चयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं में से किसी एक का किया जाए। कोई विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों के लिए नाम निर्दिष्ट, अर्थात 3 वर्षों के लिए उसको नियुक्त किया जाएगा, उसका पुनरा नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात उसका वापस निर्वाचन उस आयोग में नहीं किया जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी दो सदस्य इन 6 में से 2 सदस्य भी किसी व्यक्ति के नाम पर वीटो कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिफारिश राष्ट्रपति सम्मुख नहीं की जा सकती। ये भी याद रखना। ऐसी व्यवस्था देखने में अच्छी लगती हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, कोई नहीं, कर दिया, क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, न्यायाधीशों की अहर्ताएँ और क्वालिफिकेशन ऑफ जज। ठीक है, इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यायाधीशों की